इश्की आज सुबह से ही ठीक नहीं महसूस कर रही थी। वो और मिशा ऑफिस तो चले गए थे, लेकिन ऑफिस में भी इश्की को बार बार थकान ही हो रही थी। रॉकी ने राजवीर को गौतम रंधावा के बारे में सब कुछ बता दिया था और अब उसके पास करने को कोई और काम नहीं था, इसलिए राजवीर ने उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। उदय प्रताप ने इश्की को परेशान होते हुए देखा तो उन्हें भी थोड़ा अलग लगा, क्योंकि वो इश्की को परेशानी में नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि उसे फीवर हो गया है और सिर भी दर्द कर रहा है। इस बात से वो बहुत हैरान हो गए कि आखिर फीवर में ऑफिस आई ही क्यों। उदय प्रताप के ऑफिस में इश्की उदय प्रताप के सामने चुपचाप बैठी थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। तभी उदय प्रताप ने इश्की से कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस और कुछ खाने को मंगवाता हूँ। हालांकि इश्की को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे। इश्की ने कहा, नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर ही चली जाती हूँ। उदय प्रताप को जब से पता चला कि इश्की की तबीयत ठीक नहीं है, तब से वो उसे घर भेजना चाहते थे, क्योंकि वो अब उसे थोड़ी देर भी मुश्किल में नहीं देखना चाहते थे। उदय प्रताप ने अपने ऑफिस अटेंडेंट से कहकर इश्की के लिए जूस मंगवाया। इश्की ने जैसे तैसे जूस पी लिया। इश्की को लगा कि अंकल अब और परेशान ना हो जाएं, इसलिए उसने उनसे कहा, अंकल मैं घर ही चली जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक फील करूंगी। उदय प्रताप को भी ये बात ठीक लगी। वो भी यही चाहते थे कि इश्की घर जाकर आराम करे। उदय प्रताप ने इश्की से कहा, मैं ड्राइवर के साथ तुम्हें घर भिजवा देता हूँ और रास्ते में रीत के हॉस्पिटल जाकर चेक भी करवा लेना। इश्की को ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी कि उसे डॉक्टर को दिखाना पड़े। इश्की कुछ सोच रही थी कि उदय प्रताप ने उससे कहा, मैंने रीत से बात कर ली है। इश्की को आज उदय प्रताप बहुत ज्यादा केयरिंग लग रहे थे, लेकिन उसे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। इश्की सोच रही थी कि आज अगर उसके डैड होते तो वो भी उसके लिए इतने ही परेशान होते और उसकी इतनी ही परवाह करते। इश्की ने उदय प्रताप से कहा, अंकल मैं बस थोड़ी सी रेस्ट से ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उदय प्रताप इश्की के लिए लापरवाही कहाँ करने वाले थे। उन्होंने ड्राइवर को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, पहले मैडम को हॉस्पिटल ले जाना है और उसके बाद इन्हें घर पर छोड़कर आना है। इश्की ये सब देख रही थी। उदय प्रताप ने इश्की से कहा, बेटा अब आप जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। इश्की ने उदय प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अंकल। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उनको थैंक यू कैसे कहे। तभी उदय प्रताप ने इश्की से कहा, अगर कल तबीयत ठीक लगे तो ही ऑफिस आना, वरना छुट्टी ले लेना। इश्की ने इस बात पर भी हाँ कह दिया और वहां से अपनी डेस्क पर चली गई। मिशा अपने लैपटॉप के सामने देखते हुए काम कर रही थी। इश्की ने देखा कि मिशा तो बहुत ही कंसंट्रेशन से काम कर रही थी, तो उसने मिशा से पूछा, क्या कर रही है? मिशा का पूरा ध्यान लैपटॉप में था और जैसे ही उसने इश्की की आवाज अचानक सुनी तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई। उसने इश्की से कहा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। इश्की काफी देर बाद कैबिन से आई थी। मिशा ने इश्की से पूछा, क्या हुआ, तुझे अंकल ने डांटा क्या? इश्की ने कहा, पागल है क्या तू? अंकल ने तो मुझे घर जाने के लिए बोल दिया, इसलिए मैं अपना बैग लेने के लिए आई हूँ। वो तो बहुत अच्छे हैं और केयरिंग भी हैं। पहले मुझे रीत के हॉस्पिटल जाना है और वहां से ड्राइवर भैया मुझे घर छोड़ देंगे। मिशा ने जब ये सब सुना तो वो उदय प्रताप की केयर से इम्प्रेस ही हो गई थी। उसने कहा, क्या बात है इश्की, तुझे तो पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इश्की ने कहा, चल अभी मैं जा रही हूँ। इश्की ने टेबल से अपना बैग लिया और वो मिशा को बाय करके चली गई। जैसे ही उदय प्रताप ने सीसीटीवी में इश्की को ऑफिस से निकलते हुए देखा तो उन्हें रिलैक्स महसूस हुआ। वहीं दूसरी तरफ मधु के घर पर मधु अभी भी सो रही थी, क्योंकि कल रात वो इतना घबरा गई थी कि उसे नींद बहुत लेट आई थी। मधु को तभी हॉल से कुछ आवाजें आई और उन आवाजों से अचानक उसकी नींद खुल गई। मधु घबरा कर उठी और हॉल में गई। वो जैसे ही हॉल में गई तो उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गई। मधु ने एक्साइटेड होकर कहा, मॉम डैड। मधु ने देखकर इतनी खुश हो गई कि वो दौड़कर अपने मॉम डैड के गले लग गई। मधु के पेरेंट्स आज सुबह जल्दी यहाँ आ गए थे
मधु बहुत ही आराम से सो रही थी, इसलिए उसे किसी ने भी उठाया नहीं था। मधु ने देखा कि दादी उसके मॉम डैड के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वो भी उन सब के साथ बैठ गई। मधु को अपने पेरेंट्स की जरूरत आज बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी और जब उसने उन्हें अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मधु के डैड ने कहा, कैसा है मेरा बच्चा? मधु अपने मॉम और डैड के बीच में बैठी थी। मधु ने उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, डैड, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप दोनों को देखकर मैं कितनी खुश हूँ। तभी मधु की मॉम ने कहा, खुश तो हम भी बहुत हैं बेटा कि तुमने हमें एक माँ दे दी। वैसे तो माँ बाप बच्चों को दादी से मिलवाते हैं, लेकिन तुमने हमारी फैमिली में माँ को लाकर उसे कंप्लीट बना दिया। मधु के मॉम डैड भी अपने बिजनेस के साथ साथ सोशल सर्विस भी करते थे, इसलिए वो घर भी ज्यादा नहीं आ पाते थे। जब उन्हें मधु ने पहली बार बताया था कि वो घर में दादी को लेकर आई थी, तो वो दोनों ही बहुत खुश हुए थे कि उनकी बेटी भी उनके जैसी ही है। दादी ने जैसे ही ये सब सुना तो वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि उनकी जिंदगी इस कदर बदल गई। मधु वो सभी बातें भूल गई थी जो कल रात हुई थी। मधु अभी इतनी खुश थी कि वो अपने मॉम डैड से बातें किए जा रही थी। दादी ने मधु के मॉम डैड से कहा, आप दोनों ने मधु की परवरिश बहुत अच्छे से की है, वरना आजकल तो लोग अपनों के लिए भी ऐसा नहीं करते हैं जैसा कि आप सब ने मुझ गरीब के लिए किया है। मधु के डैड ने कहा, नहीं माँ, अगर हमने आपको माँ कहा है तो एक दिल से कहा है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मुझे पता है कि सिर पर माँ का साया होना कितना जरूरी है। ये तो हमारी किस्मत है कि मधु आपको मिली। दादी अभी काफी इमोशनल हो गई थी। तभी मधु की मॉम ने कहा, तो आज हम सब घूमने चलेंगे? ये सुनते ही सबने हाँ कह दिया, क्योंकि बहुत दिनों से सभी ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था। सभी ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और फिर घूमने चले गए। वहीं दूसरी तरफ टोरंटो में कोमल जी और अर्णव जी की गाड़ी एक जगह आकर रुकी। कोमल जी को पहले तो बहुत एक्साइटमेंट लगी, आज इतने दिनों बाद वो लोग कहीं घूमने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुकी तो वो सोच में पड़ गई थी। कोमल जी ने अर्णव जी से पूछा, ये तो किसी का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो पार्क नहीं है। अर्णव जी घर से कोमल जी को पार्क का कहकर लाई थी, लेकिन वो किसी के घर के आगे आकर रुक गए। अर्णव जी ने कोमल जी से कहा, कोमल, तुम नीचे उतरो गाड़ी से। कोमल जी नीचे उतर गई और अर्णव जी ने ड्राइवर को जाने का कह दिया। कोमल जी ने फिर से पूछा, आप बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्णव जी ने गहरी सांस ली और कहा, कोमल, हम यहाँ एक डॉक्टर के घर आए हैं। एक लंबी सी गली के सामने एक घर था जो थोड़ा दूर था। अर्णव जी ने ड्राइवर को जाने का इसलिए कह दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस रास्ते में कोमल जी को सब कुछ बता देंगे। कोमल जी ने जैसे ही डॉक्टर का नाम सुना तो उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? अर्णव जी को कोमल जी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। तभी अर्णव जी ने कोमल जी का हाथ पकड़ा और उनके साथ चलने लगे। कोमल जी का हाथ अर्णव जी ने इस कदर कभी नहीं थामा था। उन्हें अब अजीब सा डर लग रहा था। उनकी बेचैनी अब बढ़ रही थी, इसलिए अब वो अपने इमोशंस को अपने अंदर नहीं रख पा रही थी। कोमल जी ने सामने एक बेंच देखी तो अर्णव जी से कहा, मुझे जब तक आप सब कुछ नहीं बताओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनते ही अर्णव जी और कोमल जी उस बेंच पर बैठ गए। तब अर्णव जी ने कोमल जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, कोमल, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना और समझना। जब श्रुति मुझे छोड़कर गई थी तब मैं बहुत बिखर गया था, लेकिन उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आई हो और तुमने मुझे संभाला और बच्चों को भी। मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन मैंने तुम्हारी इज्जत हमेशा की है और करता भी रहूंगा। जब से अर्णव जी को कोमल जी की बीमारी का पता चला था तो उनके दिल में उनके लिए और ज्यादा जगह बन गई थी। कोमल जी की धड़कनें ये सब सुनकर बढ़ती ही जा रही थी। अर्णव जी और कोमल जी कहने को तो पति पत्नी थे,
लेकिन उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, क्योंकि अर्णव जी श्रुति की जगह कभी भी कोमल जी को नहीं दे पाए थे। लेकिन आज जिस तरह अर्णव जी कोमल जी से बात कर रहे थे तो उसे कुछ अलग ही लग रहा था। अर्णव जी की आंखों में आज कोमल जी को वो प्यार नजर आ रहा था जो उसे कभी मिला ही नहीं था। तभी कोमल जी ने पूछा, अर्णव जी ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे साफ साफ बता दो। अर्णव जी कोमल जी को डॉक्टर के पास जाने से पहले सब कुछ बताना चाहते थे। कोमल जी के हाथ पैर अब ठंडे हो रहे थे, क्योंकि एक तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी और अर्णव जी का बदला बिहेवियर उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अर्णव जी ने कहा, कोमल, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। कोमल जी ने जैसे ही अर्णव जी के मुंह से ये बात सुनी वो दंग रह गई। आखिर आज इतने सालों के बाद एक पराये देश में अर्णव जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे, ये एकदम से समझना कोमल जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कोमल जी भी अब बर्फ की तरह जम गई। अर्णव जी ने कोमल जी से कहा, कोमल, हम यहाँ घूमने नहीं आए, बल्कि तुम्हारा इलाज करवाने आए हैं। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाना। कोमल जी ने जैसे ये बात सुनी तो आगे अर्णव जी से कुछ नहीं पूछ पाई। उन्होंने बस इतना ही कहा, मेरे पास कितना टाइम है। कोमल जी ने जिंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा था और उनके अंदर हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। आज जब उन्हें पता चला कि उनके पति भी उनसे प्यार करते हैं तो उनके अंदर बहुत हिम्मत भर गई। अर्णव जी ने कोमल जी का हाथ पकड़ा और उन्हें कहा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी कोमल। ये कहते ही अर्णव जी ने कोमल जी को गले से लगा ली। कोमल जी को आज जब अर्णव जी ने यूं गले लगाया तो उन्होंने अर्णव जी की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पत्नी का पति उसके साथ हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, तो ये बीमारी क्या चीज है। अर्णव जी ने जैसे ही कोमल जी का जज्बा देखा तो उनके अंदर भी बहुत हिम्मत आई। दोनों साथ साथ डॉक्टर से मिलने उनके घर पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ इश्की जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची तो उसने वहां किसी को रोते हुए देखा और वो बहुत ही घबरा गई। इश्की दौड़ कर वहां गई। आखिर इश्की ने हॉस्पिटल में किसे देखा होगा कि अर्णव जी और कोमल जी साथ मिलकर इस बीमारी को हरा पाएंगे। मधु को धमकी देने वाला कौन था? क्या इश्की को कभी उदय प्रताप की सच्चाई पता चलेगी? आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ आपके अपने पॉकेट FM ऐप पर।